हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरबजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेआर लर्निंग पॉइंट। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, जिसमें हम पिवट टेबल में ग्रुपिंग, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग पर काम करना सीखेंगे। पर इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इस एक्सेल की वर्कबुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वर्कबुक का लिंक दे दिया, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक्सेल के हर नए वर्जन में एक्सेल पिवट टेबल में काफ़ी नए फीचर ऐड करता रहता है, जैसे कि स्लाइजर, टाइमलाइन, फिल्टर, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग और रो एंड कॉलम फील्ड फिल्टर्स। इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे, पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये काम क्या करते हैं। फर्स्ट, स्लाइजर। स्लाइजर डेटा को विजुअल तरीके से फिल्टर करने का काम करता है। स्लाइजर रिपोर्ट फिल्टर से काफ़ी सुपीरियर होता है। दूसरा, टाइमलाइन। टाइमलाइन भी हमारे डेटा को विजुअल तरीके से फिल्टर करने में हेल्प करता है। ये सिर्फ डेट्स के साथ ही काम करता है। इसके थ्रू हम अपने डेटा को डे, मंथ, क्वार्टर और ईयर में फिल्टर कर सकते हैं। थर्ड आता है फिल्टर। एक्सेल 2010 से फिल्टर में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऐसा डेटा है जिसमें आपके पास कस्टमर लिस्ट है और उस कस्टमर लिस्ट में से आप सिर्फ जिन कस्टमर में ऑयल भी लिखा हुआ है आप सिर्फ उसको फिल्टर करना चाहते हैं, या फिर जिसमें सिर्फ पेट्रोल लिखा है उसको फिल्टर करना चाहते हैं। बहुत इजी तरीके से आप फिल्टर के थ्रू कर सकते हैं। चौथा आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में आप अपने पिवट टेबल के डेटा को असेंडिंग ऑर्डर्स, डिसेंडिंग ऑर्डर्स, इंक्रीज ऑर्डर और डिक्रीज ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटा को इस तरीके से विजुअलाइज करा सकते हैं। अब आता है ग्रुपिंग और रो एंड कॉलम फील्ड्स फिल्टर। इन दोनों के बारे में हम तभी सीख पाएंगे जब हम रियल डेटा पे काम करेंगे, तो इसलिए सबसे पहले हम ग्रुपिंग पे आते हैं। ग्रुपिंग में क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं और उसके क्या क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। वैसे तो स्टैंडर्ड पिवट टेबल सेटिंग्स जो होती हैं वो हमारी समराइज और कैलकुलेशन नीड्स को काफ़ी हद तक पूरा कर देती हैं, पर कई बार हमें रिपोर्ट्स को कुछ स्पेशल तरीके से भी समराइज किया जाता है। इसके लिए ग्रुपिंग भी काफ़ी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ट्रांजेक्शनल डेटा है। ट्रांजेक्शनल डेटा में आपने डेट भी स्टोर की होगी। अगर इन फ्यूचर आपको डेटा को एनालाइज करना है तो आप उसको डेली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेस पे एनालाइज कर सकते हो। अब एनालाइज करने में हमें डेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ, ईयर या फिर क्वार्टर में, तो उसके लिए हमें ग्रुपिंग फीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ये जो ग्रुपिंग फीचर है ये काम कैसे करता है, आप मेरे पास यहाँ पे जो एक पिवट टेबल देख रहे हैं, अभी ये पिवट टेबल में मेरे पास कॉलम्स में डेट, रोज में मेरे पास रीजन और वैल्यू में रेवेन्यू दिया हुआ है। आप यहाँ पे जो डेट्स देख रहे हैं ये मेरे पास 2 साल का डेटा है, 2018 और 2019 का। ये जो डेट्स हैं यहाँ पे मेरे पास 457 कॉलम्स को कवर कर रही है। अब आपका जो मैनेजर है वो आपसे क्वेश्चन करता है कि यहाँ पे मुझे डेज वाइज डेटा ना देखकर मुझे मंथली डेटा देखना है, तो आप इसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे। अब मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इसको ग्रुप करना पड़ेगा। ग्रुप करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी डेट पे क्लिक करें, एनालाइज पे जाएं। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या है, ग्रुप। ग्रुप में सबसे ऊपर जो सेक्शन आ रहा है ग्रुप सिलेक्शन, तो यहाँ पे इस ग्रुप सिलेक्शन को क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे ग्रुप के अंदर स्टार्टिंग, एंडिंग, यहाँ पे डेट्स दे रखी है और इसके बाद बाय, यहाँ पे मंथ ऑलरेडी सेलेक्ट है और इसके अलावा काफ़ी और ऑप्शन भी है, सेकेंड, मिनट्स, आवर, डे, मंथ्स, क्वार्टर एंड ईयर। अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 साल का डेटा है। अगर मैं मंथ में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मंथ में तो आ जाएगा पर ईयर का क्या, यहाँ पे 2 साल का डेटा जो होगा, अगर वहाँ पे दो अलग अलग मंथ होते हैं, जनवरी और जनवरी 18 का जनवरी, 2019 का जनवरी, तो यहाँ पे वो कंपाइल्ड हो जाएगा डेटा में। तो इसलिए हम यहाँ पे ईयर भी देना चाहते हैं, ईयर देन मंथ, तो यहाँ पे ओके करेंगे। अब आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे बहुत ही फास्ट तरीके से ईयरली और मंथली डेटा यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे 2 सेक्शन बन जाते हैं, एक है 2018, एक है 2019।
2019, जिसके नीचे मेरे पास यहाँ पे मंथ भी दिए हुए और उसके नीचे मेरे पास यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से डेटा एनालाइज करा सकते हैं। पर अब आपका मैनेजर कहता है कि मुझे रीजन नहीं चाहिए, यहाँ पे जो रीजन आ रहे हैं वो नहीं चाहिए, मुझे मेरे डेटा को मंथली और ईयरली देखना है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से रीजन को हटा देंगे और यहाँ पे आपके पास जो ईयर ये पहले नहीं आ रहा था, ये कब आया है, जब आपने अपनी डेट्स को ग्रुपिंग किया। तो यहाँ डेट्स के साथ क्या आ गया, ईयर। ये फील्ड्स में भी ईयर एक्स्ट्रा फील्ड आ जाता है जब आप ग्रुपिंग करते हैं। जैसे आप ग्रुपिंग हटाएंगे तो यहाँ पे ये ईयर भी हट जाएगा। अब मैं ईयर यहीं पे रहने देता हूँ और यहाँ से डेट को उठा के रोज में ले आता हूँ। अब आप देखिए एक पिवट टेबल न्यू क्रिएट हो गया आपके पास, जिसमें आपके पास मंथ यहाँ पर है और इसके बाद यहाँ पे ईयर दिया हुआ है और उनके रिवेन्यूज भी दिए हुए हैं यहाँ पे उनका टोटल। अगर आप ईयर हटा देंगे, जो ये टोटल था, ये टोटल एक मंथ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से ईयर हटा देता हूँ तो यहाँ पे एक मंथ का टोटल आ रहा है, जो कि सही नहीं है। आप यहाँ पे मैं कहूँ तो आप ईयर भी शो कराएं हमेशा। क्या ये जो ग्रुपिंग है मंथ, ईयर, क्वार्टरली, इनके हिसाब से ही काम करती है, या फिर हम इस ग्रुपिंग को वीक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या बाय वीकली कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। आप यहाँ पे डेट्स पे आइए, डेट्स में आने के बाद ग्रुपिंग, ग्रुपिंग में जैसे ही आएंगे आप तो नीचे की तरफ एक सेक्शन आएगा जिस नंबर ऑफ डेज। इस नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या है कि आप एक ग्रुप सेट कर देंगे डेट्स का। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो आपका वीक स्टार्ट है वो संडे है या मंडे। मान लीजिए आप अपना वीक जो स्टार्ट करते हैं वो मंडे से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे 2018 की 1 तारीख को चेक कर लीजिए कि वो क्या डे था। अगर वहाँ पे जो डे होगा उसके हिसाब से आपको एक ग्रुपिंग सेट करनी पड़ेगी। 2018 में आते हैं, चेक करते हैं जनवरी की 1 तारीख को क्या डे था। परफेक्ट, 1 तारीख थी, उस दिन मंडे था। तो यहाँ पे मैं मंडे से ही स्टार्ट करना चाहता था और इसके अलावा यहाँ पे 30/12/2019। इसका मतलब क्या है, जो मेरी लास्ट डेट है 29 तारीख को मेरी लास्ट ट्रांजेक्शन हुई पड़ी है। अगर आप इसे 31 भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ग्रुप देना चाहता हूँ। ग्रुप देने के लिए यहाँ पे नंबर्स में तो मुझे इसको डे में जाना पड़ेगा। अब डे में जैसे ही जाऊंगा तो नंबर ऑफ डेज का गैप देना पड़ेगा। कितना गैप, 7 डेज का। आप यहाँ पे बाई वीकली गैप्स भी दे सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ओके पे क्लिक करूंगा तो देखिए क्या चेंजेस होते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास डेट्स थी वो ग्रुप्स में आ रही हैं, यानी एक वीक में मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, इसी हिसाब से मेरे पास यहाँ पे वीकली रेवेन्यू जनरेट की एक रिपोर्ट बन जाती है। इस तरीके से हम इस पे ग्रुपिंग करते हैं। आप देखते हैं कि ये अनग्रुप कैसे करते हैं। जैसे ही आप ग्रुप्स वाले एरिया पे क्लिक करें और यहाँ पे एनालाइज में आके अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। आप राइट क्लिक करके ग्रुप और अनग्रुप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको अनग्रुप कर देता हूँ। क्या ये ग्रुपिंग हम डेट्स के साथ ही कर सकते हैं या फिर नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं? ग्रुपिंग नंबर फील्ड्स में भी कर सकते हैं हम। जैसे कि आप यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं, यानी ये जो रिवेन्यू है, इसको आप रो में उठा के ले आए। आप जैसे ही रो में नंबर्स को यानी रेवेन्यू को लेके आएंगे तो यहाँ पे सबसे जो छोटा नंबर था वो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा नंबर सबसे नीचे आएगा। अब ये ग्रुप्स इसमें कैसे बनाएंगे? मान लीजिए आपको एक फ्रीक्वेंसी सेटअप करनी है। फ्रीक्वेंसी क्या? जैसे कि आपका 1 से लेकर 5000 तक की, 5000 1 से लेकर 10,000 तक की, 10,000 1 से लेकर 15,000 तक की एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। और आप देखना चाहते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी के अंदर मेरे पास काउंट ऑफ कस्टमर कितने थे। मैंने टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट किया, ओके। और यहाँ पे क्या परसेंटेज था जो मैंने रेवेन्यू जनरेट किया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ। ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस रेवेन्यू पे राइट क्लिक करता हूँ, ग्रुप्स में आता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स था वो चेंज हो गया। आप सोच रहे हो कि यहाँ से डायलॉग बॉक्स देख लेता हूँ और दोनों तरफ से एक ही डायलॉग बॉक्स आ रहा है। जो पहले था डायलॉग बॉक्स अब वो नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स है वो आपकी वैल्यूज के हिसाब से वेरी करता है।
अब मैं यहाँ पे सबसे पहला स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहता हूँ, 1 से, और मैं एंड कहाँ करना चाहता हूँ, मेरे पास जो सबसे बड़ा नंबर था 25,350 का था, तो मैं यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ 30,000 पे। अब मैं इसमें जो ग्रुपिंग देना चाहता हूँ वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 5,000। तो यहाँ पे मैं 5,000 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे एक ग्रुप सेट हो जाता है। अब काउंट ऑफ कस्टमर कैसे लेंगे, काउंट ऑफ कस्टमर के लिए मैं यहाँ पे जो कस्टमर था इसमें कस्टमर का नाम था। अब कस्टमर का जो नाम है उसको मैं वैल्यूज में ले आता हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी किस में आएगा, काउंट में, क्योंकि हम इसको काउंट तो कर सकते हैं बट सम नहीं कर सकते। नेम्स को काउंट तो कर सकते हैं बट सम नहीं कर सकते, इसलिए काउंट ऑफ कस्टमर यहाँ पे मैंने दे दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे टोटल लेके आना चाहूँ, टोटल क्या, रेवेन्यू का टोटल, यानी मेरे पास ये जो 1 से लेकर 5,000 तक का ग्रुप है, इसके अंदर मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, और 10,000 से लेकर 15,000 तक में मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। तो मैं रेवेन्यू को यहाँ पे वैल्यूज में लेके आ जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये अभी किस में आ रहा है, काउंट में। अगर आपके पास भी ऐसा ही आए तो आप इसको सम कर सकते हैं। सम कैसे, समराइज बाय वैल्यू, इसमें सम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने किस हिसाब से यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है, 1 से लेकर 5,000 तक में जो भी सेल की थी उस हिसाब से, और अगर 10,000 से 15,000 तक में हो तो मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। अब इसके बाद मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं दोबारा से रेवेन्यू को यहाँ पे लेके आता हूँ और राइट क्लिक करके मैं पहले इसको सम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हो सकता है कि आपके पास सम में ही आए, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके अब अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो शो एज बाय, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पे क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 32.04%, सबसे बड़ा नंबर। इस तरीके से मैं परसेंटेज वाइज शो कर सकता हूँ। आप भी इस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि पिवट टेबल फील्ड लिस्ट पे किस तरीके से काम किया जाता है। मैं जब भी कोई पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ ना, तो वो हमेशा कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है। मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ टेबुलर फॉर्म में। ऐसा मैं क्यों करता हूँ, इसके बारे में मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज मेरी 2 वीडियोस पहले भी पिवट टेबल पे बनी हुई है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले वो वीडियोस देखें, तभी इन वीडियोस पे आए। और अगर आप एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो को देखते रहें। यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जब भी मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म वाली पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ और अपने ड्रॉप जोन में देखता हूँ कि रोज में मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कस्टमर और यहाँ पे वैल्यूज में मेरे पास रिवेन्यू आ रहा है, और यहाँ पे टेबलर पे क्लिक करता हूँ तो दोनों में सेम वैल्यूज आ रही हैं, यानी यहाँ पे रिवेन्यू और कस्टमर यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे वैल्यूज में रिवेन्यू आ रहा है। अगर अब आप यहाँ पे वैल्यूज को सॉर्ट या फिल्टर करना है तो आप जैसे ही रो लेवल पे क्लिक करेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हुए, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्शन देना पड़ेगा, जब आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। पर टेबुलर फॉर्म में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पे आपको कोई सिलेक्शन के लिए ऑप्शन नहीं आता। तो इसके बारे में पहले सिखा चुका हूँ। पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट कॉम्पैक्ट फॉर्म वाली ही है, आप इसको चेंज नहीं करना चाहते और कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहते हुए फिल्टर और सॉर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ईजी तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ से तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बार बार सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करेंगे, आप कॉम्पैक्ट फॉर्म की पिवट टेबल पे क्लिक करके रखेंगे, पिवट टेबल फील्ड्स पे आएंगे। आप देखेंगे जब भी मैं अपना माउस इन फील्ड्स पे हावर करता हूँ तो क्या होता है मेरे पास, तो यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास सेम ऑप्शन आएगा जो मेरे पास टेबुलर फॉर्म में आ रहा था। तो यहाँ से मैं अपने डेटा को सॉर्ट या फिल्टर कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास रीजन का सॉर्ट या फिल्टर करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं कस्टमर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कस्टमर का यहाँ पे सॉर्ट और फिल्टर करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ से इजी तरीके से अपने डेटा को सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हो। अब आते हैं कि यहाँ पे जो ड्रॉप जोन है इस पे कैसे काम करते हैं। आप यहाँ पे ड्रॉप जोन में कि हर फील्ड का एक ड्रॉप डाउन है, ये क्या काम करता है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 ग्रुप बन के आएंगे, जिसके अंदर आपके पास काफी सारी कमांड है। ग्रुप क्यों कह रहा हूँ, आपके पास यहाँ पे एक थिक लाइन आएगी जो आपको दिखेगी। अब ये थिक लाइन इन कमांड्स को 4 ग्रुप में बांट देती है। जो पहली कमांड्स हैं, पहला ग्रुप है, इसमें क्या करते हैं कि आप अपने फील्ड्स को उसी बॉक्स के अंदर मूव करा सकते हैं ऊपर या नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मैं अगर अपने फील्ड को
डाउन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डाउन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डाउन पे क्लिक करूंगा मेरी पिवट टेबल में भी चेंजेस यहाँ शो होंगे। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मूव अप पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके अलावा मेरे पास दूसरा सेक्शन है कि अगर आप इस फील्ड को आप फिल्टर, कॉलम, रो या वैल्यू फील्ड में कहीं पे भी लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके भी जा सकते हैं। दूसरा, अगर आप इस फील्ड को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। चौथा आ रहा है यहाँ पे फील्ड सेटिंग, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पिवट टेबल फील्ड्स हैं ये हमेशा एक्सेल की विंडो के राइट साइड होती है। जैसे ही आप अपना माउस इस ग्रीन कलर से लिखे हुए पिवट टेबल फील्ड्स पे लेके आएंगे तो आपका जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। कर्सर यहाँ पे क्रॉस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर आप इस फील्ड को क्लिक करके रखेंगे और मूव करेंगे तो यहाँ से ये पिवट टेबल फील्ड राइट साइड से हटकर आप अपनी इस एक्सेल की विंडो में कहीं भी मूव करा सकते हैं। आप इसको स्ट्रेच करके छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं और डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो राइट साइड दोबारा जाके फिक्स हो जाएगा। एक और चीज, जब भी आप इस पिवट टेबल फील्ड को थीम को चेंज करना चाहे, जो आपके पास यहाँ पे पिवट टेबल फील्ड्स आ रहे हैं, इसके बाद ड्रॉप जोन आ रहे हैं, इसको चेंज करना चाहें तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक टूल दिया हुआ है जिसमें आपके पास 5 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आपके जो जो फील्ड वो दिख रहा है, दूसरे फील्ड में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे फील्ड लाएंगे और यहाँ पे आपके पास ड्रॉप जोन एरिया। सेम इसी तरीके से मेरे पास कुछ और सारे ऑप्शन है, आप जो भी आपको पसंद हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, पर मुझे जो पसंद है वो जो स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट आता है वही। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आते हैं कि पिवट टेबल में सॉर्टिंग कैसे करते हैं। जब भी आप कोई पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं, आप किसी फील्ड को रो या कॉलम में लेके आते हैं, तो जब भी उसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब यहाँ पे जो आइटम्स आएंगे उसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है असेंडिंग ऑर्डर्स में या फिर कस्टमाइज ऑर्डर में। अब ये कस्टमाइज ऑर्डर क्या होता है? कस्टमाइज ऑर्डर भी एक लिस्ट होती है जिसमें आपके पास बाय डिफॉल्ट कुछ आइटम्स को फीड कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीक डेज, मंथ नेम, ये कस्टमाइज ऑर्डर में ऑलरेडी फीड है। ऐसा क्यों? अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में डाला जाएगा तो सबसे ऊपर क्या आएगा? जैसे वीक में अगर देखा जाए तो फ्राइडे आएगा, फिर मंडे आएगा, फिर आपके पास सैटरडे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस है वो अल्फाबेटिक आ जाएगा। बट क्या इसकी ज़रूरत है? नहीं। हमारे पास जो ऑर्डर कस्टमाइज है उसकी ज़रूरत है अभी। तो ऐसे इसकी ज़रूरत कब पड़ती है और जो हमारे पास स्टैंडर्ड सॉर्टिंग के ऑप्शन होते हैं उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 पिवट टेबल है, ठीक है? ये तीनों अलग-अलग हिसाब से मैं यहाँ पे सॉर्टिंग करूँगा। आप देख रहे हैं जो मेरे पास सबसे पहला पिवट टेबल है, उसमें मेरे पास यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है कस्टमर का, वो क्या आ रहा है? असेंडिंग ऑर्डर्स में। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर्स के थ्रू यहाँ पे सबसे ऊपर एटी&टी, फिर बैंक ऑफ अमेरिका, इसी हिसाब से यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर्स में वैल्यूज आ रही हैं। वैल्यूज का मतलब ये आइटम्स कस्टमर के यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसका जो सीक्वेंस है वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में करना चाहते हैं, तो आप जस्ट क्या करेंगे, इसके पास जो ये ड्रॉप डाउन है इस पे क्लिक करेंगे। इस ड्रॉप डाउन में आप इस सॉर्ट ऑप्शन को यहाँ पे Z to A कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे वेल्स फार्गो जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आ गया और एटी&टी सबसे नीचे आ गया। इसके अलावा अगर आप रिवेन्यू के थ्रू अपने डेटा को सॉर्ट कराना चाहते हैं, मतलब जो डिसेंडिंग ऑर्डर्स के थ्रू जब डेटा जो वैल्यू है सबसे ऊपर आ जाएगी, यानी जो रिवेन्यू की जो वैल्यू है सबसे ऊपर आ गई, तो आप कैसे करेंगे ये? आप एक तरीका ये है कि राइट क्लिक करें रिवेन्यू पे और सॉर्ट कर दें लार्जेस्ट टू स्मॉल है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये सेम सीक्वेंस में आ जाएगा जो आप चाहते थे, यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे ऊपर, इसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। पर एक और तरीका है, यहाँ पे जो मेरे पास कस्टमर का ड्रॉप डाउन है इसमें मेरे पास एक और ऑप्शन है मोर सॉर्ट ऑप्शन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास सॉर्ट किससे आ रहा है? कस्टमर से। पर यहाँ पे मेरे पास कस्टमर असेंडिंग ऑर्डर्स में है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कस्टमर की जगह सेलेक्ट करूंगा सम ऑफ रिवेन्यू। सम ऑफ रिवेन्यू को जैसे ही क्लिक करा मैंने और ओके किया, यहाँ पे देखिए
जो मैंने सेम ऑर्डर थोड़ी देर पहले यहाँ पे लेके आया था उसी ऑर्डर में यहाँ पे सीक्वेंस आ गया। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? आप मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा पिवट टेबल। अब तीसरे पिवट टेबल में यहाँ पे जो सेक्टर है वो असेंडिंग ऑर्डर्स में है, जो कस्टमर है वो भी असेंडिंग ऑर्डर्स में, जो रिवेन्यू है ये मेरे पास किसके हिसाब से आ रहा है? सेक्टर और कस्टमर के हिसाब से। पर तीसरे तरीके में मेरे पास किस तरीके से मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने सीक्वेंस को? मतलब मैं चाहता हूँ कि जो रिवेन्यू है डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है, डिसेंडिंग ऑर्डर, अब मैं राइट क्लिक अगर इस पे करता हूँ और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लेके आता हूँ, यानी लार्जेस्ट टू स्मॉल है, ओके करूंगा तो देखिए क्या हुआ, कोई चेंज नहीं। कोई चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस फील्ड के अंदर यानी इस ग्रुप के अंदर कस्टमर या कम्युनिकेशन के ग्रुप के अंदर तो ये बड़ा नंबर सबसे ऊपर आया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर सबसे बड़ा नंबर ऊपर आया, सेम यहाँ पे भी बड़ा नंबर सबसे ऊपर आ रहा है। पर पूरे के पूरे पिवट टेबल में सबसे बड़ा नंबर ऊपर नहीं आना है, या जैसे कि यहाँ पे 11,30,000 है, ये काफी बड़ा लग रहा है मुझे। यहाँ पे 2,54,000 ये काफी बड़ा नंबर लग, तो ये कैसे होगा? जब मेरे पास लेयर्स होती हैं, यानी मेरे पास यहाँ पे सेक्टर के नीचे कस्टमर दिया हुआ है, तो जब लेयर होती है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अभी किसको हटा दें? सेक्टर को। और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे इस समय ये सीक्वेंस किस तरीके से चेंज, मैंने पहले ऑर्डर दे रखा था पहले, बट यहाँ पे जैसे ही मैंने सेक्टर को हटाया तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया। सीक्वेंस चेंज होना है, वॉलमार्ट सबसे ऊपर है जो यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं सेक्टर को दोबारा से यहाँ पे लेके आता हूँ, तो अब देखिए क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे क्लिक करना है, सेक्टर को सबसे ऊपर लेके आता हूँ मैं। अब देखिए फिर से ये कन्वर्ट हो गया। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम अभी, अब इसको सेट करते हैं, यहाँ पे हटाते हैं सब, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या लेके आएंगे? सबसे पहले सेक्टर। सेक्टर में हम यहाँ पे इसको सीक्वेंस पहले दे देते हैं। सीक्वेंस देने के लिए यानी सेक्टर यहाँ रहे, मोर में आएंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या दे दें? रिवेन्यू। ओके, तो यहाँ पे सेक्टर के हिसाब से रिवेन्यू डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे कस्टमर, कस्टमर के हिसाब से अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कस्टमर के हिसाब से भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आ गया। इस तरीके से आप अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कस्टमर हटाएंगे, सॉरी सेक्टर हटाएंगे, तो कस्टमर को मैंने पहले सॉर्ट कर रखा था, ठीक है। फिर कस्टमर हटा के मैंने क्या किया? सेक्टर को सॉर्ट किया, जो सेक्टर में रिवेन्यू था, ठीक है। अब इसके बाद दोनों को एक साथ लेके आ गया। अब इससे हुआ क्या? मैन्युफैक्चर सबसे ऊपर, मैन्युफैक्चर के अंदर यहाँ पे जो कस्टमर थे वहाँ पे इसके हिसाब से रिवेन्यू सॉर्ट हो गया। यहाँ पे फाइनेंस, फाइनेंस के अंदर जो कस्टमर थे उसके हिसाब से यहाँ डेटा सॉर्ट हो गया। इसी तरीके से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। अभी ये देखते हैं कि मैनुअल सॉर्टिंग क्या होता है। मैंने आपको बताया कि एक तो ये सॉर्टिंग स्टैंडर्ड होगी, इसके बाद मैनुअल सॉर्टिंग कैसे करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रिवेन्यू यहीं रहने देते हैं और कस्टमर हटा देते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लेके आता हूँ? मैं लेके आता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट, कस्टमर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से छोटा सा डेटा ले रखा है, आप चाहें तो सेक्टर लेके आ सकते हैं वापस। अब मैं जो सीक्वेंस देना चाहता हूँ यहाँ पे आप देखिए क्या है, ड्यू डेट्स, गैजेट्स, गिज्मो, यहाँ पे है वेगेट। अब मेरे को इसका सीक्वेंस चेंज करना है। अब अपने हिसाब से एक सीक्वेंस लेके आइए। आपका सीक्वेंस क्या हो? गिज्मो का सीक्वेंस मैं उठा के इधर भी लेके आ सकता हूँ। अब इसका जो स्टैंडर्ड है, अब मैं राइट क्लिक करके अगर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में करूंगा तो क्या होगा? ये देखिए विक्सिट। बट मेरा जो सीक्वेंस है मैं चाहता हूँ कि गिज्मो सबसे आगे है, इसके बाद ये सेकंड नंबर पे हो। तो कैसे करेंगे अभी? तो यहाँ पे हम गिज्मो को सबसे आगे लाने के लिए जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, जैसे ही अपना माउस हावर करूंगा मेरे पास एक क्रॉस बन के आएगा। इस क्रॉस को क्लिक करके मैं रख के और आगे की तरफ इसको शिफ्ट कर दूंगा। अब मेरा जो वेगेट था ये सेकंड नंबर पे आ गया। अब यहाँ पे गिज्मो और फिर ये डूडल। अगर आप इसका सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो इसी तरीके से इसका सीक्वेंस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अगर आप सेक्टर का सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो सेक्टर का भी सीक्वेंस ऐसे चेंज कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पे अपना डेटा शो करा सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस तरीके के डेटा को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़े। अब ये कस्टमाइज सॉर्टिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे
मैं इसको नीचे की तरफ स्पेशल पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको पता रहे। ओके, अगर मैं एक और पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ, पिवट टेबल इंसर्ट कैसे? अगर मान लीजिए कि मैं इस पिवट टेबल की एक कॉपी बना लेता हूँ और पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ फिर से, और यहाँ पे मैं सेक्टर दोबारा से लेके आता हूँ और जो यहाँ पे प्रोडक्ट थे उसको कॉलम्स में रखता हूँ। अब देखिए ऊपर का सीक्वेंस कुछ अलग है और नीचे का सीक्वेंस कुछ अलग है। अब जो मैं सीक्वेंस चाहता था वो सीक्वेंस चाहता था मैं ये वाला। अब इस सीक्वेंस को मैं कस्टम कैसे करूँगा? यानी अल्फ़ाबेटिक ना हो तो मैं इसको ऐड करना पड़ेगा कस्टम लिस्ट में। अब कस्टम लिस्ट में ऐड कैसे करते हैं? सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ। मैं लिस्ट बनाने के लिए इसको स्पेशल पेस्ट किया था, इसको मैं यहाँ पे ट्रांसपोज़ कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं सबसे पहले चाहता हूँ गीज़मो, फिर विगेट, डूडेट्स और गैजेट्स। तो इस तरीके से मैं ये लिस्ट चाहता हूँ कस्टमाइज़। तो सीक्वेंस भी मैंने दे दिया। अब मैं इसको ऐड कैसे करूँ? ऐड करने के लिए मुझे फाइल में आना पड़ेगा। फाइल में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन में आने के बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें क्या, एडवांस, और यहाँ पे काफ़ी नीचे आने पे मुझे जर्नल, जर्नल में एडिट कस्टम लिस्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। आपके पास देखिए जो मैंने आपको बताया था कि वीकडेज और मंथ नेम यहाँ पे ऑलरेडी एक लिस्ट में आ रहे होंगे, ठीक है। अब आप इस गीज़मो, विगेट और डूडेट्स और गैजेट्स को ऐड करना चाहते हैं, इसके लिए मुझे यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए मैं इस लिस्ट को सेलेक्ट करता हूँ और इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। सीक्वेंस में यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, सीक्वेंस अंदर आप टाइप करना चाहें तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, बट मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। ओके, अब आपके पास एक लिस्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है। यहाँ पे देखिए आपके पास सीक्वेंस आएगा, ठीक है। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब आप ओके करने के बाद यहाँ पे इस एक नी पिवट टेबल में क्या हुआ था, जो यहाँ पे मैं इसको स्पेशल पेस्ट कर लेता हूँ। क्या मेरे पास सीक्वेंस इस तरीके से आएगा या इस तरीके से आएगा, देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं इस पिवट टेबल को रिमूव करता हूँ, इन दोनों पिवट टेबल को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से एक पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेक्टर। अब देखिए यहाँ पे गीज़मो, वेगेट, डूडेट्स और गैजेट्स, जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे कस्टम लिस्ट में ऐड किया, तो ये होता है कस्टम सॉर्टिंग। अब इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? क्या ये लिस्ट हम देख भी सकते हैं? कहाँ देख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास ये लिस्ट तो असेंडिंग डिसेंडिंग में शो हो रही है, बट जो हमने कस्टम लिस्ट दे रखी है, क्या उसे कस्टम लिस्ट में फाइल में जाके फिर से ऑप्शन इसमें जाके देखना पड़ेगा? नहीं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। वो ऑप्शन क्या है? हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सॉर्टिंग पे आएंगे, मोर सॉर्ट पे आएंगे और इसके बाद यहाँ पे डिक्रीज प्रोडक्ट, सॉरी मोर ऑप्शन के अंदर आएंगे, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अगर आपको देना है या असेंडिंग ऑर्डर्स में देना है, इस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर्स में मैं यहाँ पे नहीं देना चाहता, मैं मैनुअल सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। आप मोर पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे सॉर्ट ऑटोमेटिक को अनचेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नो, कैलकुलेशन पे सबसे नीचे देखो, यहाँ पे गीज़मो, वेगेट, डूडेट्स और गैजेट्स की एक लिस्ट आ रही है जो हमारे पास कस्टम लिस्ट है। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। ऐड करना चाहें तो आप कस्टम लिस्ट में जाके ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं सॉर्टिंग। अब आते हैं कि फिल्टरिंग कैसे करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी पिवट टेबल। पिवट टेबल क्रिएट करने का मेन कारण होता है डेटा को एनालाइज करना, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। डेटा को एनालाइज करने के लिए एक्सेल ने पिवट टेबल में काफ़ी तरीके के फिल्टर्स के ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं, जो कि एक्सेल 2007 से काफ़ी एक्सपेंड हो रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके के फिल्टर्स हैं हमारे पास। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो पीछे डेटा है
और इसमें हमारे पास कितने सारे ऑप्शन है फिल्टर करने के। सबसे पहले रिपोर्ट फिल्टर, फिर कॉलम और रो लेवल के फिल्टर्स, सर्च बॉक्स, चेक बॉक्स, लेबल फिल्टर, वैल्यू फिल्टर, टॉप 10 फिल्टर्स, यहाँ पे स्लाइजर हमारे पास आ रहा है और यहाँ पे डेट्स यानी टाइमलाइन। तो इस तरीके काफ़ी सारे फिल्टर्स के कॉम्बिनेशन से हम अपने डेटा को और अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आप अगर मैनेजर हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे ये सभी फिल्टर्स। प्लीज़ इन सभी फिल्टर्स के काम को ध्यान से देखिएगा। मैं अलग-अलग सभी फिल्टर्स के बारे में समझाऊँगा। इसके क्या कंट्रोल्स हैं और क्या-क्या यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे चेक बॉक्सेस पे। अब ये चेक बॉक्सेस किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे रो लेवल और कॉलम लेवल पे जब हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे चेक बॉक्सेस आएंगे। अब इन चेक बॉक्सेस के थ्रू मैं अपने डेटा को फिल्टर कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जो आइटम्स आ रहे हैं इनमें से सिर्फ 3 आइटम्स रखना चाहता हूँ, 1 हटाना चाहता हूँ। अब हटाने के लिए मैं यहाँ पे कौन सा आइटम हटाना चाहता हूँ, सबसे फर्स्ट वाला। तो यहाँ ड्यू डेट्स, इसको मैं अनचेक कर दूंगा। ओके, यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम रह गए आइटम्स के। इसके अलावा यहाँ पे रो लेवल्स पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं सबको अनचेक कर दूंगा और इसमें से सिर्फ मैं 2 कस्टमर रखना चाहता हूँ। अब 2 कस्टमर कौन से हैं वो? यहाँ पे मैं फोर्ड को लेना चाहता हूँ। फोर्ड के लिए मैं यहाँ पे एफ टाइप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एफ टाइप किया तो एफ सीरीज के नाम पे जाके ये स्टॉप हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक फोर्ड और दूसरा जनरल मोटर्स, तो यहाँ पे जी पे क्लिक करूंगा। तो जी पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन जनरल मोटर का क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से चेक बॉक्सेस के थ्रू अपने डेटा को फिल्टर कर सकता हूँ। पहला ये। दूसरे पे आते हैं, सर्च बॉक्सेस के थ्रू भी मैं अपने डेटा को फिल्टर कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे मेरे पास कुछ कस्टमर के नाम दिए हुए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो नाम दिए हुए हैं उनमें कुछ चीज कॉमन है, जैसे यूनियन, बैंक, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ उन्हीं नाम को सर्च करना चाहता हूँ जिसमें बैंक लिखा हो। तो ये जो सर्च बॉक्स दिख रहा है इसमें मैं बैंक टाइप कर दूंगा और ओके कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ बैंक से रिलेटेड जो भी नाम थे कस्टमर के वही शो होंगे और उनसे रिलेटेड ही रेवेन्यू शो होगा। अगर आप यहाँ पे इस सर्च को हटाना चाहते हैं, आप इसको हटा दीजिए यहाँ से। यहाँ पे क्लियर फिल्टर फ्रॉम कस्टमर पे क्लिक करके आप इस पे सर्च कीजिए और यहाँ पे क्रेडिट यूनियन अब मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो अगर आपने इतना भी टाइप किया तो भी चल जाएगा क्योंकि यूनियन, क्रेडिट यूनियन शो हो रहा है। तो यहाँ पे यूएन लिखा और ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए क्रेडिट यूनियन वाले ही कस्टमर शो होंगे। ओके, इसके बाद आते हैं तीसरे ऑप्शन पे। अब मैं चाहता हूँ कि अब वो यहाँ पे इंश्योरेंस वाले नाम को छोड़कर बाकी सारे के सारे नाम शो हो, यानी बैंक वाले भी शो हो, क्रेडिट कार्ड वाले भी शो हो, सॉरी क्रेडिट यूनियन वाले भी शो हो। तो ये कैसे होगा? बैंक वाले भी शो होंगे, यूनियन और क्रेडिट यूनियन भी शो होगा, बट इंश्योरेंस नहीं। तो क्या मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन है इस तरीके का जिसमें मैं सर्च बॉक्स के अंदर डाल दूं? नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेबल फिल्टर यूज करना पड़ेगा। अब ये लेबल फिल्टर एक बहुत ही कमाल का फिल्टर है जो सिर्फ टेक्स्ट वैल्यूज पे काम करता है। ठीक है, तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन आएंगे जिसके ग्रुप्स दिए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जो इंश्योरेंस कंटेन करे वो शो ना हो, यानी जहाँ पे इंश्योरेंस हो, जिस कस्टमर के नाम में इंश्योरेंस हो वो शो ना हो, बैंक और क्रेडिट यूनियन वाले सिर्फ शो हो। तो यहाँ पे मैं लेवल फिल्टर में जाता हूँ, यहाँ पे डू नॉट कंटेन या डज नॉट कंटेन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं इंश्योरेंस टाइप कर दूंगा। अब इंश्योरेंस या तो आप पूरा टाइप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर INS लिख के स्टार भी दबा सकते हैं। ठीक है, तो डज नॉट कंटेन INS स्टार जैसे ही मैंने टाइप किया तो यहाँ पे देखिए जितने भी
इंश्योरेंस वाले थे वो सारे के सारे यहाँ से हाइड हो गए। ठीक है, आप यहाँ पे यूनियन और बैंक वाले ही देख रहे हैं नाम। अगर आप इंश्योरेंस पूरा टाइप करना चाहें तो आप पूरा भी टाइप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन स्टार वाला मेरे को ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा। और ओके, ठीक है। अब आप अगर इसको फिल्टर को हटाना चाहें, क्लियर फिल्टर फ्रॉम कस्टमर पे क्लिक करते हैं। इसके अलावा अब मैं देखना चाहता हूँ कि सिर्फ ए कैटेगरी वाले, यानी ए से जो स्टार्ट हो रहे हैं और जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी ए टू सी, जिसका नाम ए से स्टार्ट होगा और सी से स्टार्ट होगा, उनको फिल्टर करके दिखाना है। तो ये कैसे करेंगे, ये भी हम लेबल फिल्टर से कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जाएंगे, लेबल फिल्टर में आएंगे, अब यहाँ पे बिगिन विद पे क्लिक करेंगे या फिर बिटवीन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बिटवीन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बिटवीन का मतलब क्या होगा कि ए से क्लिक करूंगा मैं, ठीक है, ए सॉरी यहाँ पे टाइप करूंगा ए, यानी ए से स्टार्ट हो, दूसरा स्टार्ट हो सी से। अब सी जो टाइप करूंगा मैं, यहाँ पे सी भी टाइप कर देता हूँ, सी से लेकर जेड तक, जेड, तो यहाँ पे सी जेड तक जो भी हो, तो यहाँ पे सी जेड का मतलब क्या हो गया, सी से स्टार्ट हो और जेड पे जाके खत्म हो, सी जेड। ठीक है, इस तरीके का कोई नाम हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे डी और ई से स्टार्ट होने वाले नाम भी दिख रहे हैं, बट जैसे ही मैं ओके करूंगा, यहाँ पे ए से स्टार्ट होने वाले नाम दिख रहे हैं, बी का कोई है नहीं, और इसके बाद यहाँ पे सी। अब मैं चाहता हूँ कि ए से लेकर ई तक के नेम सर्च हो, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेवल फिल्टर में आता हूँ, बिटवीन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ए लिखते हैं। अब मुझे यहाँ पे ई लिखना है। अब ई के साथ मुझे जेड भी प्रेस क्यों करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ई टाइप करूंगा, ई से तो कुछ स्टार्ट हो ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि ई अल्फाबेट का सबसे पहला पॉइंट आता है। बट मैं अगर जहां पे जेड दे देता हूं, तो इसका मतलब कि जहां पे ई के साथ आखिरी वर्ड होगा, यानी जेड, ई यहाँ पे टी आ रहा है, तो ये ई टी तक सेलेक्ट करेगा। ई टी तक सेलेक्ट करने के लिए मैंने ई जेड यहाँ पे टाइप कर दिया। ओके, आप देखिए यहाँ पे ई टी तक सेलेक्ट कर रहा है बैंक का नाम। तो इस तरीके से आप इसमें फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, अगला आता है यहाँ पे, क्या हम वैल्यूज में भी फिल्टर दे सकते हैं? जी हाँ, जरूर दे सकते हैं। किस तरीके से देना चाहिए फिल्टर, आप यहाँ पे जो डेटा देख रहे हैं, इसको मैं फिल्टर हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं रिवेन्यूज के हिसाब से फिल्टर लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पे वही रिवेन्यू शो कराना चाहता हूँ जिसकी रेंज 20,000 से 30,000 के बीच में हो। तो ये कैसे करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि रिवेन्यूज के ऊपर तो कोई फिल्टर ड्रॉप डाउन है ही नहीं, तो आपके पास जो रो लेवल में फिल्टर ड्रॉप डाउन है उसी पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू फिल्टर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास किस तरीके से वैल्यू शो करानी है, तो यहाँ पे आप बिटवीन पे आएंगे। अच्छा, बिटवीन पे आने के बाद आपको सम ऑफ रिवेन्यू, ठीक है, बिटवीन, अब यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे चेंज नहीं करता। मैं यहाँ से 20,000 से स्टार्ट हो और 30,000 तक की कोई भी वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो। ओके किया, तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे फिल्टर के थ्रू 20,000 से 30,000 तक की रेंज का डेटा शो होने लगा। अब ये टॉप 10 वैल्यूज कैसे शो करता है, आप यहाँ पे वैल्यू फील्ड में आएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और वैल्यू फील्ड पे आते हैं, और यहाँ पे सबसे नीचे आ रहा है टॉप 10 वैल्यूज, यानी टॉप 10 वैल्यू ही शो करेगा। ओके कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन पूछता है टॉप वैल्यू चाहिए या बॉटम की वैल्यू चाहिए। फिलहाल तो मुझे टॉप की वैल्यू चाहिए, टॉप 10 वैल्यू। यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ एज इट इज। यहाँ पे परसेंटेज होगा तो परसेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं। ओके करता हूँ, तो आप देखिए टॉप 10 वैल्यू। तो क्या ये टॉप 10 वैल्यू ही लेगा? नहीं, अगर वैल्यूज में आते हैं आप टॉप 10 वैल्यू की जगह आप इसको आप 12 वैल्यूज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे टॉप 7 वैल्यूज में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो टॉप 7 वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब मैं फिल्टर यहाँ पे हटा देता हूँ। अब इसके अलावा डेट्स पे फिल्टर कैसे करते हैं, ये सबसे कमाल का है। डेट्स पे फिल्टर कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा डेटा होता है डेट्स से रिलेटेड। ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहती है, लेकिन ज़्यादातर हम डेटा जो फिल्टर करते हैं ना वो डेट्स के अकॉर्डिंग करते हैं। अब यहाँ पे जो नॉर्मल फिल्टर है, ये डेट कैसे काम करेगा, जब आपके रो लेवल के अंदर डेट्स हो ना, तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो जाती है।
आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो पहले क्या आ रहा था इस जगह पे लेबल फिल्टर्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे लेबल फिल्टर, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो क्या आ रहा है डेट फिल्टर। अब डेट फिल्टर में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अब बहुत सारे का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं सबसे नीचे आऊँ कस्टम भी कर सकता हूँ, मेरे पास इतने सारे ऑप्शन जैसे कि इक्वल टू, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, यहाँ पे टुमारो, टुडे, यस्टरडे, इस तरीके के, नेक्स्ट डे, दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लास्ट मंथ का डेटा मुझे शो करे, तो मैं जस्ट लास्ट मंथ, मैंने कोई कस्टमाइज डेट यहाँ पे चेक नहीं की। आप आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा तो आप यहाँ से अपने डेटा को फिल्टर करें। तो मैं लास्ट मंथ पे क्लिक करता हूँ, तो लास्ट मंथ मेरा कौन सा था, मई 2020, मई 2020 की यहाँ पे वैल्यू शो। अब इसके अलावा मैं फिल्टर दूसरा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लास्ट ईयर का, तो यहाँ पे मैं लास्ट ईयर यानी 2019 का, 2019 पे क्लिक करने के लिए मैंने लास्ट ईयर सेलेक्ट किया, 2019 से रिलेटेड डेटा दिखने लगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्वार्टर वाइज क्या, क्वार्टर वाइज तो यहाँ पे दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे ऑल डेटा इन दिस पीरियड, तो यहाँ पे मैं क्वार्टर दे रहा हूँ। तो क्वार्टर कौन सा, अब मैं क्वार्टर देता हूँ सेकंड, अब मैं सेकंड क्वार्टर दे रहा हूँ, और कौन से भी ईयर, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वार्टर 2018 यानी सेकंड क्वार्टर का 2018, ठीक है, और 2019 क्वार्टर का, तो यहाँ पे 2019 दे रखी है, यहाँ पे उसके सेकंड क्वार्टर का, यहाँ पे 2018 के सेकंड क्वार्टर का। इसी तरीके से आप फर्स्ट क्वार्टर का भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वार्टर वाइज अगर आपको सिर्फ जनवरी देना है तो यहाँ पे सिर्फ जनवरी का डेटा आएगा, लेकिन 2018, 19 और 20, इस तरीके से आप क्वार्टर वाइज डेटा अपनी डेट्स को फिल्टर करा के डेटा निकाल सकते हो। अब आते हैं कि रिपोर्ट फिल्टर। अब रिपोर्ट फिल्टर क्या होता है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। एक्सेल के 2003 वर्जन में यहाँ पे जो फिल्टर आ रहे हैं ना, ये फिल्टर्स, इसको रिपोर्ट फिल्टर कहा जाता था। अब ये काम कैसे करता है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पिवट टेबल इंसर्ट कर रखा है, शायद आपको ना दिख रहा हूँ, मैं इसको जूम कर देता हूँ, बट यहाँ पे ये पिवट टेबल है। एक्सेल 2003 में जब हमारे पास इतना एडवांस वर्जन नहीं होता था, जैसे कि आज 365 में यूज कर रहा हूँ, पर 2003 यानी 17 साल पहले किस तरीके का वर्जन आया होगा, तो उसमें जो रिपोर्ट फिल्टर होते थे और बहुत ही लिमिटेड थे, पर इनसे भी सेम काम हम कर सकते हैं जो आज कर रहे हैं। तो इन रिपोर्ट फिल्टर के थ्रू हम किस तरीके से डेटा को फिल्टर करते थे। अब मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं रिपोर्ट्स फिल्टर, मैंने यहाँ पे सारे के सारे फील्ड्स को यहाँ पे लेके आ गया, सारे फील्ड्स, और यहाँ पे मैं सिर्फ टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट लेके आया। अब इसका मतलब क्या है कि सारे फिल्टर्स मैं क्यों लेके आया, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में से सिर्फ गीजमो निकालना चाहता हूँ, गीजमो का क्या वैल्यू है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें, ओके। इसके अलावा सिर्फ मैं वीक डेज में क्या देखना चाहता हूँ, फ्राइडे, ओके। अब मैं यहाँ पे कस्टमर में से क्या निकालना चाहता हूँ, AT&T, मर्जी है। सेक्टर में रखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, मर्जी है, आप यहाँ पे मल्टीपल भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे रीजन में डालता हूँ। अब रीजन में मैं यहाँ पे मिड वेस्ट सेलेक्ट करता हूँ और साउथ, तो मैं यहाँ पे 2 सिलेक्शन देता हूँ। अब देखिए हमेशा ये रेवेन्यू और प्रॉफिट चेंज होता जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल लिख के आ रहा है, यहाँ पे गीजमो लिख के आया, यहाँ फ्राइडे लिख के आ रहा है। यहाँ पे अगर आप डेट सेलेक्ट करते हैं कोई एक पर्टिकुलर डेट तो भी आ सकता है, बट यहाँ पे आप देखिए जब मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया तो ड्रॉप डाउन में मेरे पास सिर्फ चेक बॉक्सेस का ही वैल्यू आ रहा है। आप मल्टीपल अनचेक कर दें तो आप ये जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू सेलेक्ट होगा, बट मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहे तो मल्टीपल कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल करना चाहे सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, सारी हटाना चाहे तो सारी हटा सकते हैं। इस तरीके से पुराने फिल्टर्स काम करते थे। मैंने आपके सारे के सारे फिल्टर्स रिपोर्ट फिल्टर में डाले हैं, ये जो फिल्टर एरिया है, ठीक है। रिपोर्ट फिल्टर का एक बहुत कमाल का काम और भी होता है। कैसा काम, इसके लिए हम रिपोर्ट फिल्टर में आते हैं, यहाँ पे सेकंड वाली टैब में। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको जूम कर देते हैं, देखिए मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर में ऊपर सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कस्टमर ले रखा है और यहाँ पे रिवेन्यू, यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट। अब यहाँ पे जो कस्टमर दिए हुए हैं ना मेरे पास, हर एक
मेरे कंपनी में कुछ मैनेजर्स हैं, तो हर मैनेजर यहाँ पे अलग-अलग सेक्टर से डील करता है। यानी हर एक सेक्टर जो एक पर्टिकुलर मैनेजर से डील करता है, अगर मैं उनको रिपोर्ट्स भेजना चाहता हूँ, तो मैं क्या इस तरीके से रिपोर्ट भेज सकता हूँ कि भैया अपना सेक्टर सेलेक्ट कर लेना और वहाँ पे डेटा आप विजुअलाइज़ करा लो? नहीं, मैं सबको अलग-अलग रिपोर्ट भेजूँगा। अब सबको अलग-अलग रिपोर्ट अगर भेजनी है मुझे, तो वो किस तरीके से जनरेट होगी? अगर यहाँ पे मेरे पास 7 ऑप्शन दिए हुए हैं, 7 सेक्टर दिए हुए हैं, 7 सेक्टर की जगह मेरे पास 25 सेक्टर हों, तो क्या मैं 25 रिपोर्ट जनरेट करूँगा? इसी तरीके से मुझे 25 पिवट टेबल इंसर्ट करने पड़ेंगे। फिकर नोट, पिछले टाइम में जब स्लाइसर नहीं आते, अब स्लाइसर हमारे पास आ गया तो ये ईज़ी हो गया है। बट जब स्लाइसर नहीं थे तो किस तरीके से रिपोर्ट जनरेट होते? स्लाइसर पे मैं आऊँगा थोड़ी देर में, बट स्लाइसर की टेक्नीक और रिपोर्ट फ़िल्टर की टेक्नीक किस तरीके से थोड़ी-सी मिलती-जुलती है, देखेंगे। जब मेरे पास यहाँ पे सेक्टर आ रहे हैं और सेक्टर अलग-अलग मैनेजर से रिलेट करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक पिवट टेबल तो मैंने क्रिएट कर ली, ऊपर सेक्टर दे दिया और मैं इस पिवट टेबल को यहाँ से हटा के कॉपी करके एक नई वर्कबुक में लेके आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक न्यू वर्कबुक आ गई। अब यहाँ पे मैंने सेक्टर सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, वैल्यू, रिवेन्यू, प्रॉफिट, कस्टमर, ओके। आप इस सेक्टर पे क्लिक करके रखेंगे और पिवट टेबल एनालाइज पे आएंगे। पिवट टेबल पे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आएंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन का बटन आएगा। ऑप्शन पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे एक आ रहा है शो रिपोर्ट फिल्टर, जिसका नाम मैं बार बार ले रहा था, पेजेस। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे पास यहाँ पे कितने सेक्टर दिए हुए हैं? 7। अब 7 सेक्टर की एक अलग अलग रिपोर्ट आ जाएगी, देखते हैं कैसे। जैसे इस पे क्लिक किया और शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, अब यहाँ पे सेक्टर पे सेलेक्ट किया, ओके। अब देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन, कंज्यूमर, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, अलग अलग यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होगी। ये टोटल रिपोर्ट है, यहाँ पे रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, अलग अलग सेक्टर से जो हमारे अलग अलग मैनेजर डीलिंग करते हैं, तो वो इस तरीके की रिपोर्ट देख के खुश हो जाएंगे। चाहे वो आपके पास सेक्टर के अंदर कितने भी ऑप्शन थे, आपकी यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट जनरेट हो गई। अब देखते हैं कि फिल्टरिंग में स्लाइसर और टाइमलाइन का किस तरीके से यूज किया जाता है। तो स्लाइसर जो होते हैं ना, वो रिपोर्ट फिल्टर फील्ड्स का एक बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन होता है, एक ग्राफिकल वर्जन है हमारे रिपोर्ट फिल्टर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इस पे काम करते हुए आपको काफी मजा आएगा, क्योंकि ये डैशबोर्ड में यूज किया जाता है। इसके काफी सारे यूज हैं और किस तरीके के कंट्रोल्स होते हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको। डेटा को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। स्लाइसर को इंसर्ट करने के लिए पिवट टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करें, पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे फिल्टर्स के अंदर स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर में आपको जोन जोन से भी स्लाइसर चाहिए हो, उस फील्ड को सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे उन पे चेक कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं सेक्टर, मार्केट, रीजन और प्रोडक्ट भी ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। क्या बात है, कमाल। यहाँ पे मेरे पास काफी सारे विजुअल फिल्टर आ गए। अब ये काम कैसे करते हैं? अब ये काम भी करते होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं अगर किसी भी आइटम पे क्लिक करता हूँ, सेक्टर के किसी भी आइटम पे क्लिक करता हूँ फाइनेंस से रिलेटेड, अब तो यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड ही डेटा शो होगा। अगर मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, अगर मैं फिल्टर हटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं साउथ से रिलेटेड वाला डेटा शो कराना चाहता हूँ तो मैं साउथ, यहाँ पे देखिए सारे के सारे फिल्टर इस पिवट टेबल से लिंक है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से डेटा को शो करा रहे हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ड्यू डेट्स के वैल्यू शो कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ड्यू डेट्स की सारी वैल्यू शो करा रहा हूँ। अब इस स्लाइजर को मैं अरेंज कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास यहाँ पे 5 स्लाइजर है, अब अरेंज करना है। सबसे पहले आते हैं स्लाइजर में कॉलम्स कैसे देते हैं। अब देखने मेरे पास यहाँ पे मार्केट के अंदर काफी सारे स्लाइजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको कॉलम्स में किस तरीके से डिवाइड करेंगे? अब कॉलम्स क्या होते हैं स्लाइजर में? सबसे पहले आते हैं रीजन। अब रीजन हम सबसे ऊपर दे देते हैं, ठीक है।
इसके अंदर जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ स्लाइजर पे, किसी भी स्लाइजर पे क्लिक करूंगा, ऊपर स्लाइजर का एक टैब आ जाता है। तो यहाँ पे हम इनको कॉलम देंगे। कॉलम्स का मतलब मैं अच्छे तरीके से स्लाइजर अरेंज करना चाहता हूँ। जैसे मैं रीजन, इसमें 4 आइटम्स है, मैं तो 4 कॉलम दे देता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके इस तरीके से। अब इसके बाद आते हैं मार्केट। अब मार्केट में मैं यहाँ पे 3 कॉलम दे देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 कॉलम दे दिए। इसके अलावा अब मैं आता हूँ सेल रैप पे। अब देखिए यहाँ पे जो रैप है वो, उसमें सेल नहीं लिख के आ रहा है। अब इसका नाम भी कैसे चेंज कर सकते हैं आप देखेंगे। जैसे ही मैं स्लाइडर पे क्लिक कर रहा हूँ, स्लाइडर में सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कैप्शन। तो यहाँ पे सेल रैप पे क्लिक करा और इसका नाम चेंज हो गया। यहाँ पे इस पे मैं कॉलम्स दे देता हूँ, कितने, 2 कॉलम्स। तो 2 कॉलम क्यों, अभी देखते हैं। मैं बाकी कॉलम्स को भी यहाँ पे फिट करना चाहता हूँ। अब इसको स्ट्रेच करके नीचे की तरफ ले आइए। अब इसके बाद सेक्टर या प्रोडक्ट, आप यहाँ पे सेक्टर दे दीजिए। सेक्टर में मैं यहाँ पे 2। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 2 सेक्टर, आप अपनी हिसाब से अपने डेटा को स्ट्रेच करके यहाँ पे शो कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट को मैं दोबारा से यहाँ पे क्या करते हैं, 4 के कॉलम में डिवाइड कर देते हैं, ताकि आपका जो डेटा है बहुत अच्छे तरीके से शो हो। और यहाँ पे स्लाइजर भी। ओके, अब यहाँ पे ये सारे स्लाइजर हो गए। अब ये काम कैसे करते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे ही मैंने एक पे क्लिक किया तो बाकी जो है ब्लर हो गए। उनसे रिलेटेड जो है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे शिकागो देखूं तो शिकागो में मिल्क भी बिकता है। सेक्टर उसके कौन कौन से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कंज्यूमर। ओके, प्रोडक्ट उसमें कौन कौन से हैं, गीजमो, गैजेट्स, वेगेट, इसी तरीके से मिडवेस्ट में सिर्फ। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मिडवेस्ट में किस तरीके से काम होता है, क्या क्या मार्केट हैं, इसके अलावा सेल रैप और इसके बाद सेक्टर, इसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए जो ब्लर हो रहा है ना, वो एरिया, इसका मतलब वहां पे नहीं बिकता। ठीक है, और किसी भी स्लाइजर पे अगर सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे वही हाईलाइट होगा बाकी। अब क्या ये हो सकता है कि मैं मल्टीपल स्लाइजर एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं कंट्रोल दबाऊंगा और अगर मैं मिडवेस्ट के साथ अगर मैं साउथ भी सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं साउथ पे क्लिक करा। जैसे ही कंट्रोल आपने क्लिक करके यहाँ किया तो यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी शो होने लगी है। अब ब्लर एरिया कम हो गया। अगर आप चाहें तो आप इसको फिल्टर को इस क्रॉस पे, फिल्टर क्रॉस पे क्लिक करते हैं। ओके, अब अगर मुझे काफी सारे क्लिक करने हैं तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, क्लिक करके रखना है मुझे। ओके, तो यहाँ पे ही जो मेरे पास सेल रैप है, तो इसमें मैंने इतने सारे आइटम सेलेक्ट कर लिया। अब एक चीज में प्रॉब्लम हो रही है, जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सारी की सारी पोजीशन हट जाती है। अभी मेरे पास ई के मिडल में है। अब मैं जैसे इस पे क्रॉस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हिलने वाली आ गई। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, जैसे ही आप इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे, साइज एंड प्रॉपर्टी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पे, डोंट मूव साइज विद सेल। ओके कर देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब आपके जो स्लाइजर है वो मूव नहीं करेंगे। अब एक और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्लाइजर हैं जब भी मैं क्लिक करता हूँ बाकी एरिया में ये ब्लर आ रहे हैं। अब मैं ब्लर नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी स्लाइजर पे क्लिक करूं और जो ये ब्लर वाला एरिया है ये दिखे ही ना, हाइड हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे कि अगर मैं इस पे चेक करता हूं तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे स्लाइजर सेटिंग्स में आता हूँ और यहाँ पे हाइड आइटम्स विद नो डेटा, अब इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही स्लाइजर पे ऐसा काम किया। अब जैसे ही मैं इस पे शिकागो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेघ आ रहा है। तो यहाँ जो ब्लर एरिया आ रहे थे, यानी जो ब्लर आइटम्स आ रहे थे वो सारे के सारे ब्लर आइटम हट गए। अब इसके अलावा अगर मैं क्रॉस करता हूँ, अब मैं नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे ये तो
ब्लर आइटम वाले हट गए, बट यहाँ से नहीं। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, स्लाइडर सेटिंग्स, और यहाँ पे हाइड आइटम्स विद नो डेटा, इस पे क्लिक किया। आप इस तरीके से अपने स्लाइडर्स पे काम कर सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से हम टाइमलाइन पे भी काम करेंगे। अब टाइमलाइन पे काम करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जो सारे के सारे स्लाइडर हैं, अगर आपको एक बारी में हटाने हैं तो कंट्रोल जी। गो टू फंक्शन के बारे में सीखना है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप गो टू फंक्शन की सारी चीजें सीख सकते हैं। अब मैं गो टू फंक्शन क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं सारे के सारे स्लाइडर को एक ही बारी में हटाना चाहता हूँ। तो स्पेशल पे आएंगे, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा। ये जो सारे के सारे स्लाइडर हैं ये ऑब्जेक्ट है, इस पे क्लिक किया तो देखिए अब मैं अगर एक एक करके हटाता तो मेरे को सेलेक्ट करने पड़ते। इसी तरीके से अगर आपकी शीट पे कितनी सारी पिक्चर हैं, कोई आपके पास शेप्स हैं, उन सबको एक साथ सेलेक्ट कर के हटा सकते हैं। डिलीट बटन दबा दूंगा, यहाँ पे सारे के सारे एक ही बारी में हट गए। अब मैं यहाँ पे टाइमलाइन लेके आना चाहता हूँ। अब ये टाइमलाइन स्लाइजर किस तरीके से काम करता है वो भी सीख लेते हैं। इंसर्ट किया टाइमलाइन, इंसर्ट टाइमलाइन, इसमें सिर्फ डेट ऑप्शन आता है, ओके कर दिया। ओके, अगर आपको यहाँ पे टाइमलाइन, अब यहाँ पे सारे के सारे पीरियड यहाँ पे मंथ वाइज आ रहे हैं, 2018, 19, ठीक है, और उसके नीचे मंथ। ओके, यहाँ पे हम इसको ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वार्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बाद इसको हम मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डे में भी। पर आप किस तरीके से, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं ईयर के हिसाब से भी डेटा यहाँ रख सकता हूँ। और इसको अगर डुप्लीकेट कर लें तो आप दो सिलेक्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करें, इसको मंथ में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन अभी क्या आ रहा है, मंथ जो आ रहा है वो यहाँ पे 2018 के मंथ आ रहे हैं, ऊपर यहाँ पे देखेंगे 2019 के मंथ आ रहे हैं। तो आपको ये अलग अलग सही नहीं लगेगा, जैसे कि मैंने उसमें अलग अलग शो करा रखे, तो एक को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज, अब क्वार्टर वाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास सारे क्वार्टर्स का डेटा है। पर अगर आप किसी इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको क्वार्टर 4 2018 का डेटा ही दिखेगा, या और क्वार्टर 2 2019 का डेटा ही दिखेगा। अगर आप यहाँ पे दो और क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 का डेटा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो कर्सर देख रहे हैं चेंज हो रहा है, इसको आप स्ट्रेच करके यहाँ पे क्वार्टर 3 तक, क्वार्टर 4 तक इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से डेटा विजुअलाइज कराएगा। एक और चीज मुझे आपको ये बतानी है कि क्या ये जो स्लाइजर है क्या एक ही पिवट टेबल के साथ काम करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, एक पिवट टेबल और इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि ये सारे के सारे जो स्लाइजर है वो क्या एक ही पिवट टेबल के साथ काम करते हैं। मैं यहाँ पे डेटा पे आता हूँ, इंसर्ट पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मैं न्यू शीट कौन सी देना चाहता हूँ, यहाँ पे स्लाइजर वाली शीट है, इस पे क्लिक किया। ओके, यहाँ पे मेरे पास दो पिवट टेबल या तीन पिवट टेबल भी ले सकता हूँ। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रीजन, यहाँ पे सेक्टर, सॉरी सेक्टर में यहाँ दे देता हूँ, रीजन में ऊपर की तरफ दे देता हूँ, और यहाँ पे रिवेन्यू, ठीक है। अब रिवेन्यू को मैं यहाँ पे सम में कन्वर्ट कर देता हूँ, एक ये पिवट टेबल, ठीक है। इसके अलावा मैं दूसरा पिवट टेबल भी ले लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके, और नीचे की तरफ अब मैं यहाँ पे मार्केट दे देता हूँ, सेक्टर हटा के, और मैं ऊपर रीजन की जगह यहाँ पे सेल रैप, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये डेटा आ गया। अब मेरे पास तीन पिवट टेबल हो गई हैं। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ ये तीन पिवट टेबल का एक ही स्लाइजर से काम चला सकती है। अगर मैं स्लाइजर इंसर्ट करता हूँ, मैं सेक्टर, मार्केट, रैप, प्रोडक्ट, मैं इसमें से सिर्फ दो ही सेलेक्ट करता हूँ। एक तो मेरे पास यहाँ पे रीजन और ये सेक्टर। अब मैं जस्ट इस पे क्लिक करता हूँ किसी भी एक रीजन पे, सेक्टर पे, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि इस स्लाइजर से ये पिवट टेबल और ये पिवट टेबल लिंक नहीं है। अब इसको कनेक्ट कैसे किया जाए? अब इसको कनेक्ट करने के लिए राइट क्लिक स्लाइजर पे, आप यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी जो पिवट टेबल है
उसको कनेक्ट कर दिया। कितनी भी पिवट टेबल को आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब मेरी जो पिवट टेबल है यार, मुझे तो नाम ही नहीं पता लग रहा। अब नाम कैसे पता लगे पिवट टेबल का? यहाँ पे इस पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, पिवट टेबल 10 नाम है इसका। इस पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल 11, और इस पे पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिवट टेबल S&T यानी टाइमलाइन एंड स्लाइसर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, पिवट टेबल 10 और 11 पे मैं आता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सेम इसी तरीके से अगर मुझे इसको भी कनेक्ट करना है तो यहाँ पे पिवट टेबल में आके कनेक्शन के अंदर 10, पिवट टेबल 10 और 11 पे क्लिक करते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखिएगा चेंजेस। नॉर्थ वेस्ट, ओके, हर जगह चेंज हो रहा है। ओह, मिड वेस्ट, बहुत बढ़िया। इस तरीके से हम पिवट टेबल स्लाइसर टाइमलाइन का यूज कर सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।